ये भी ग्रुप में पहुंच जाएगा, हमने सर को भेजा था, अब ये पीडीएफ उन्होंने बनाया है, ये पीडीएफ अभी ग्रुप में आ जाएगा, आज आप लोग रात में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट हो गया है, ठीक, ओके। चलिए, तो ये मैराथन क्लास पूरे 500 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के जो मेन एग्जाम में आने वाले संभावनाएं जिसकी ज़्यादा हैं उसको ही यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ठीक। तो युग अलग अलग बांटे जाते हैं, जैसे पाषाणकालीन है ना, नवपाषाणकालीन, ठीक, ऐसे कांस्य युगीन, ताम्रयुगीन। तो ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, किसकी है, कांस्य युग की सभ्यता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कांस्य युग करना है, ठीक, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, मैंने बताया था 1921 में राखल दास बनर्जी दयाराम साहनी, ठीक, के द्वारा सब सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल खोजा गया था। और हड़प्पा स्थल कौन से नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा रावी नदी के तट पर है। किस पर है, रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे, तो याद रखिएगा जब तक के वैदिक काल शुरू नहीं हुआ था तब तक लोहे का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो लोहे का प्रयोग हड़प्पा कालीन सभ्यता तक नहीं हुआ था, ठीक, याद रखना है। लोहे का प्रयोग ये नहीं करते थे, ये लोहा धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, मैंने बताया था विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक, मोहनजोदड़ो में। चलिए, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है, हड़प्पा। अब तक का सबसे पुराना शहर, देखिए एक वर्ड इसमें लगा हुआ है शहर। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। जबकि वैदिक कालीन ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अगर शहर पूछा गया तो अब तक का सबसे प्राचीनतम शहर कौन सा है, हड़प्पा, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, मैंने बताया था जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा से ही चूड़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं, कौन से, चूड़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, कहाँ पर, हनुमानगढ़ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो मान्यता प्राप्त का मतलब ये है कि देखिए कई अलग अलग तरह के पुरातत्वविदों ने अलग अलग तरह से मान्यताएं दी हैं कि ये कितना पुराना है, कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा होगा। तो अब तक सबसे मान्यता प्राप्त जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1700 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो हड़प्पा काल का समय माना जाता है। हालांकि अभी इस पर बहुत लोगों के अलग अलग तरह के मत हैं, ठीक। चलिए देखते हैं भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो देखिए भारत की आर्थिक राजधानी अगर पूछा तो भारत की राजधानी तो दिल्ली है, क्या है, नई दिल्ली। लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, कौन सी है, मुंबई, क्योंकि मुंबई में ही ज़्यादातर उद्योग धंधे हैं और मुंबई एक पत्तन भी है, आप जानते हैं, बंदरगाह भी है, ठीक। तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर है। जैन धर्म के प्राचीनतम आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी, तो मैंने बताया था बौद्ध, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं, पाली लैंग्वेज, पाली भाषा। और जैन धर्म की प्राचीनतम ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहते हैं। सबसे पहले तो ये एक प्रश्न याद आ गया आपको बताने के लिए कि जैन धर्म में जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनको हम आगम कहते हैं और ये प्राकृत में लिखे गए हैं, किसमें, प्राकृत में लिखे गए हैं। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, तो वो चीनी शासक था तोगन तिमूर, क्या नाम था, तोगन तिमूर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मयूर सिंहासन किसने बनवाया, तो याद रखिए मयूर सिंहासन जिसको पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, ठीक। सोने का सिंहासन मयूर के आकार में था, मयूर मतलब मोर होता है, बहुत सारे बहुमूल्य हीरे जवाहरात उसमें जड़े हुए थे। शाहजहां ने ही आगरा का ताजमहल ही बनवाया है ना। चलिए, शाहजहां किसका पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था, किसका था, जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां का नाम क्या था, शाहजहां का नाम, असली नाम क्या है, खुर्रम, याद रखिए, ठीक, शाहजहां का असली नाम खुर्रम था।
शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? देखिए मुमताज लिखा हुआ है ना, क्योंकि मुमताज महल के नाम से ताजमहल को जाना जाता है, लेकिन उनका असली नाम जो वास्तविक नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। तो दोनों ही याद रखिएगा, मुमताज भी पूछा जा सकता है, और विकल्प में अगर मुमताज नहीं दिया तो प्रश्न ऐसे भी बनाया गया है कि मुमताज महल, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां। मयूर सिंहासन किसने बनाया? बादल खान ने बनाया था। दिल्ली के सुल्तानों में कौन सा ऐसा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके नाम पर जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक उसके भाई ने की थी। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम जौना खां भी है। क्या है? जौना खां। तो उसके ही नाम पर उसके भाई फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया, जिसको भारत का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का सिराज। तो पद के आधार पर, योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। राजधानियों से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह, जिसको राजगीर भी कहते हैं। ठीक। बाद में वो पटना हुई, पाटलिपुत्र। ठीक। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। कितने? उदयन ने। ये पूछा गया है प्रश्न। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो एक जियाउद्दीन बर्नी नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध रचयिता, वो कवि था, उसने पुस्तकें वगैरह लिखी हैं। तो जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 साल तक रहे हैं। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? याद रखना, ये पूछा जा चुका है। ठीक। कृषि के विभाग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही विभाग की स्थापना की थी। किसकी? दीवाने कोही। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक का दूत था, जो चीन के शासक के दरबार में गया था। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना है? एक ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम है एल्फिंस्टन। क्या नाम है? एल्फिंस्टन। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना है। महावीर, विक्षिप्त का मतलब है कि जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त कहा जाता है। ठीक। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ठीक। तो ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य। ठीक। सत्य, अहिंसा। ठीक। और अपरिग्रह, ये सब उसमें पहले से थे। ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था। ठीक। महावीर स्वामी ने। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। याद रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, और ये ब्रह्मचर्य वाला प्रश्न जो है ये भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कई परीक्षाओं में अलग अलग रूप से पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है। ठीक। महावीर के निर्वाण के बाद, निर्वाण का मतलब होता है जब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है तो उसको निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। महापरिनिर्वाण, जैसे आपने देखा गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कुशीनारा में, है ना? मैंने बताया था आपको। इसको संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण को कौन सी घटना माना गया? संबोधि। ठीक। तो महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ सुधर्मन। क्या हुआ? सुधर्मन। ठीक। फिर आगे देखते हैं, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो याद रखिए कि वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था। वैदिक काल की प्रमुख फसल माना गया है जौ को। ठीक। जौ को कहते थे यव। ठीक। जौ और यव हिंदी में तत्सम तद्भव में भी आ सकता है, इसमें कोई हो सकता है ये आ जाए। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था सोलंकियों ने। ठीक। दिलवाड़ा के प्रमुख प्रसिद्ध जैन मंदिर जो हैं उसकी रचना सोलंकियों ने करवाई थी। ठीक। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर है, अरावली पर्वत पर। ठीक। मैंने आपको बताया था जब माउंट आबू पढ़ाया था। ठीक। याद रखिए, मैंने बताया था गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है,
और उसी पर माउंट आबू है, क्या है, माउंट आबू अरावली पर, वहां पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर, जैन मंदिर, जिसको बनवाया सोलंकियों ने। किसने बनवाया, सोलंकियों ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था, ये मैंने बताया था कि जन्म बहुत पूछा जाता है गौतम बुद्ध का। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में, कपिलवस्तु लुम्बिनी में, आज नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में। रुम्मिनदेई प्लेस का नाम है रुम्मिनदेई। पिता का नाम शुद्धोधन, ठीक, शाक्यगढ़ राज्य के राजा थे, ठीक। आर्यों, हाँ, शाक्य राजवंश के अनुसार राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। किस राजकुमार ने, तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वही गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। उनके पुत्र का नाम राहुल था, है ना। जो पालिता माँ थी उनका नाम प्रजापति गौतमी, है ना। चलिए, आर्यों का प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था, तो मैंने बताया था आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुचारण पर निर्भर था, क्योंकि उस समय पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, क्योंकि ये ग्रामीण कबीलाई समाज था और यहाँ पर गाय को सर्वोच्च संपत्ति के रूप में माना जाता था। और गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, तो हमने बताया था इस अघन्या, अघन्या कौन सा शब्द है, अघन्या, जिसका वध वर्जित है या जिसका वध न किया जाए, है ना। चलिए, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है। देखिए, मृदभांडों से, जैसे मृदभांड जो हैं, इनसे बहुत सारे अलग अलग तरह के संस्कृतियों का पता चलता है। जो चित्रित धूसर मृदभांड वैदिक सभ्यता से संबंधित है। किससे, वैदिक सभ्यता से संबंधित है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो देखिए बौद्ध धर्म में कई शाखाएं हैं, ठीक, जैसे हीनयान, महायान, वज्रयान, है ना। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, महायान से संबंधित है। किससे, महायान से संबंधित है। कला की मथुरा शैली, ठीक, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण कब हुआ या किस चीज से किया गया है, रेड सैंड स्टोन से किया गया है। किससे, रेड सैंड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। और याद रखिए, दिल्ली का लाल किला भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली का लाल किला निम्न में से किस चीज से उसका निर्माण किया गया, तो रेड सैंडस्टोन या लाल बलुआ पत्थर, ठीक। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ कब, कौन से वर्ष में, तो 606 ईसा ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा, ठीक। कन्नौज का सिंहासन हर्षवर्धन को मिला था, ठीक। हर्षवर्धन की पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, 2 पुस्तकें 3 उन्होंने लिखी थी, एक प्रियदर्शनी है और है, देख लीजिएगा, ठीक है। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था, ठीक। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ के प्रथम उपदेश वाली घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक। इसीलिए सारनाथ इतना प्रसिद्ध है, सारनाथ इतना प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ऋग्वैदिक काल में खेती करना, ठीक। पशुपालन भी था, पशुपालन करना भी व्यवसाय था। चलिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है, तो प्राचीन वैदिक युग, तो सबसे पहला वेद कौन सा, ऋग्वेद। याद रखिए, सबसे पहला वेद ऋग्वेद। 1028 सूक्तियां हैं, ठीक। 10 मंडल हैं, कौन से, 10 मंडल हैं। और नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है, नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक का जो है प्राचीनतम अंश है। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले अध्येता को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में, ठीक। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, ऋषभ देव का उल्लेख इनमें किस में मिलता है, तो देखिए ऋषभ देव प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर थे, ठीक, प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर थे। और ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु जी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है ना। मैंने बताया था इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। और इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर से संबोधित किया गया है। किससे, पुरंदर से संबोधित किया गया है। और इंद्र के बाद अग्निदेव का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। किसका,
अग्निदेव का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। एक मैंने प्राचीनतम अभिलेख भी बताया था, विश्व का अब तक का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा मिला? बोगाज कोई का अभिलेख, है ना, इसमें 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 प्रमुख देवता माने गए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कैसी थी? तो देखिए ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र है। क्या है? सैनिक कुलीन तंत्र है। 3 प्रकार की आपको मैंने राजनीतिक सभाएं बताई थी, सभा, समिति और विदत, सभा, समिति और विदत। ठीक, और यहाँ पर जो रचना है समाज की वो किस तरह से है? तो मैंने बताया था सबसे छोटी इकाई समाज की क्या थी? सबसे छोटी इकाई कुल। क्या थी? कुल। ठीक, कुल का मुखिया कुलप, फिर कई सारे कुल मिलकर ग्राम बनाते थे। ठीक, कई सारे ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, है ना, कई सारे विश्व मिलकर जन बनाते थे। ठीक, और जन का मुखिया राजन होता था, है ना। चलिए, किसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? देखिए तैमूर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तैमूर एक विदेशी आक्रांता था जिसने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग, क्या कहते हैं? तैमूर लंग पूरा नाम था। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया आपको जिनको कहा जाता है चिरागे दिल्ली, क्या कहा जाता है? चिरागे दिल्ली। इनकी दरगाह दिल्ली में है और बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी तरह के धर्म के अनुयायी इनके यहाँ पर विजिट करते हैं, जाते हैं घूमने टहलने के लिए। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। और निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समय के हैं। कब के? गयासुद्दीन तुगलक के समय के हैं। इन्होंने ही कहा था दिल्ली दूर है, हुनूस दिल्ली दूरस्त, जो एक आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। ठीक, कहावत है ना। तो ये कहावत किसकी है? निजामुद्दीन औलिया की, निजामुद्दीन औलिया की। ठीक, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त। अंतिम शासक, प्रथम शासक अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो हाँ, प्रथम गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त, कौन है? श्रीगुप्त। चलिए, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? तो क्रांतिकारी युगांतर दल, अब ये देखिए आधुनिक भारत इतिहास के इतिहास से प्रश्न है, ये आधुनिक भारत का इतिहास जो है आपका। तो क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। कई अलग अलग तरह के दल पूछे जाते हैं। ठीक, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था? देखिए जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में उस क्रांति का नेता, भारत में उस क्रांति का नेता सैनिकों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को माना था। किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक थे। इसके बाद कोई मुगल शासक नहीं हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति के विफल होने के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था, रंगून निर्वासित कर दिया था और इनके पुत्रों को मार दिया गया था। ठीक, गोली से मार दिया गया था। तो उस समय उनका जो सेना नायक था 1857 की क्रांति के समय बख्त खान था। कौन था? बख्त खान। ये पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अवध का नायक कौन था, नायिका? तो बेगम हजरत महल अवध को लीड कर रही थी, है ना। चलिए, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह खासी है। कौन है? खासी। हमने बताया था गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये 2 पहाड़ियां भी हैं, 3 पहाड़ियां हैं आपके असम मेघालय में, और साथ साथ इन्हीं के नाम से इन पर रहने वाली जो जनजातियां हैं वो भी गारो खासी और जयंतिया, गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। तो ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ किस जनजाति ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था? वो है खासी जनजाति। याद रखना, यहां से याद रखना, खासी जनजाति ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। चलिए अगला देखते हैं। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? बिस्मार्क। देखिए बिस्मार्क एक बहुत प्रसिद्ध नेता हुए। इटली का एकीकरण बिस्मार्क की देन है। किसकी? बिस्मार्क की देन है। ठीक,
तो बिस्मार्क भारत का, देखिए एकीकरण, इटली का एकीकरण, तो भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 565 देशी रियासतों को एक साथ मिलाकर उनका विलय करके और उसके बाद में भारत बनाया गया था, है ना, भारत बनाया गया था। और इसका श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है ना। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष। चलिए, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? तो सुरमा घाटी, पहले याद रखो, सुरमा घाटी, ये भूगोल में भी पूछा जा सकता है कि सुरमा घाटी कहाँ है। सुरमा घाटी असम में है। कहाँ है? असम में है। तो सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किससे संबंधित है? असम से संबंधित है, असम राज्य से। ठीक। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल जो सत्याग्रह हुई थी, अहमदाबाद में जो मिल सत्याग्रह हुई थी, उसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सत्याग्रह में सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक, समझ में आया? पहला सत्याग्रह कहां हुआ था? चंपारण में, है ना। दूसरा कहां हुआ? खेड़ा में। ठीक। तीसरा अहमदाबाद मिल में हुआ। ठीक। चलिए, अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये मैंने आपको लिखवाया भी है उस समय में, जब भारत में संवैधानिक इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस समय ये चीज मैंने बताई थी। अंग्रेजों द्वारा, चलिए, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता जिसको कहा जाता है, मार्गरेट नोबल, ठीक, उनको विवेकानंद जी ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा है। क्या कहा है? अग्निशिखा। मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? तो पहला फैक्ट्री, पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक। और भारत की पहली नगरपालिका मद्रास, भारत की पहली नगरपालिका मद्रास लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में पहली दशकीय जनगणना हुई थी 1881 में। चलिए, लेकिन अगर पहली पूछा जाए, प्रश्न पूछा गया है, आरओ वाले एग्जाम में भी आया था कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो, 1872। ठीक। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहा है? तो मैंने बताया था, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। देखिए, नेपोलियन की संज्ञा देना थोड़ा इसलिए सही है क्योंकि नेपोलियन भी अपने जीते जी कोई युद्ध नहीं हारा था, और इसीलिए समुद्रगुप्त भी जब तक युद्ध उसने किए तब तक उसको कोई हरा नहीं पाया, और इसीलिए इनको स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं के ऊपर लिखी गई है, हरिशेन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हरिशेन ने। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। मैंने जब आपको स्तंभ लेख बताया था तो मैंने बताया था कि प्रयाग प्रशस्ति किसके ऊपर है? प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा के ऊपर लिखी गई कोई चीज। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को दिया जाता है? तो दशमलव प्रणाली आविष्कार ये गुप्त युग से शुरू हुआ। कब से? गुप्त युग से। और मंदिर निर्माण भी गुप्त युग से ही माना जाता है। मंदिरों का निर्माण भी गुप्त युग से माना जाता है। ठीक। मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में होता है, द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, है ना। द्रविड़, नागर और वेसर। द्रविड़ शैली आपके दक्षिण भारत की तरफ, नागर शैली उत्तर भारत की तरफ। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं वो गुप्त वंश के काल के हैं। किसके? गुप्त वंश के काल के हैं। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि स्वर्ण युग से अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग, तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं जहांगीर के शासनकाल को। किसको? जहांगीर के शासनकाल को। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने लगवाई। जहांगीर खुद भी एक बहुत बड़ा चित्रकार था। ठीक। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? किस मुगल शासक के समय को? तो जाहिर सी बात है
ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। तो वास्तुकला कहाँ आएगी? शाहजहां के टाइम में आएगी। वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के समय को कहते हैं। ठीक, वास्तुकला का मतलब कि भवन निर्माण, क्या? भवन निर्माण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसको दी गई? तो राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई। किसको दी गई? मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त की बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक, रश्मिरथी, रश्मिरथी है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल धौलावीरा है। क्या है? धौलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? धौलावीरा से ही दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए? तो महान स्नानागार वही मोहनजोदड़ो। ठीक, देखिए महान स्नानागार, जुते हुए खेत, हल, मिट्टी का हल, ये सब बहुत पूछा जाने वाले प्रश्न है, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, समझ में आया? तो जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली से। ठीक, चलिए, मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान किससे बनाए जाते थे? पकी हुई मिट्टी के ईंटों से, पकी मिट्टी के ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ एक ही पशु का प्रमाण नहीं मिलता है और वो है घोड़ा। कौन? घोड़ा। घोड़ा याद रखिए, दरियाई घोड़ा, हो सकता है एडिशनल इसमें लिख गया है। हाँ, दरियाई घोड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। देखिए रिपीट हो रहा है प्रश्न। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है? घोड़ा। ठीक, नहीं पाला जाता है, पाले जाने का प्रमाण नहीं है। ठीक, चलिए, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो हड़प्पा के निवासी कौन सी चीज मंगाते थे? आयातित मतलब क्या है? जो दूसरे क्षेत्रों से वो अपने यहाँ मंगाते थे। आयात करने का मतलब है मंगाना, निर्यात करने का मतलब भेजना। ठीक, आयात को आया से याद रखिए, आयात मतलब आया, है ना। तो धातु और बहुमूल्य पत्थर जो इनके सभ्यता में यूज होने वाले थे, ये विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से मंगाते थे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहे से। ये पहले भी मैंने बताया, देखिए प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कौन सी धातु से अपरिचित हैं? लोहे से अपरिचित हैं। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष आपको रंगपुर से मिलते हैं। कहाँ से? रंगपुर से मिलते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में जो पंजाब है, आज का एक पंजाब पाकिस्तान में भी है ना। हाँ, नहीं, उसका भी नाम पंजाब ही है। ठीक, पंजाब के मोंटगोमरी जिला, कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला, वहां पर आपका इस समय हड़प्पा स्थित है। हालांकि इसको थोड़ा सा पाकिस्तान करना था। ठीक, ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन क्या आएगा? पाकिस्तान। चलिए, नहीं, वो भी पाकिस्तान में ही इस समय है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए, भारत का प्रथम वायसराय है ना 1858 का जब अधिनियम पारित हुआ था, तो 1858 मतलब 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम मिला, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी, ब्रिटिश संसद के हाथ में चली गई। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के पद में परिवर्तित कर दिया गया था और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक, आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच में हुई? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। 1757 भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट, जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है,
वो है 1757 का युद्ध, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे। कौन थे? बंगाल के नवाब। और फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक, सुजाउद्दौला अवध का गवर्नर था, और शाह आलम द्वितीय उस समय भारत के मुगल सम्राट थे, तीनों लोगों की एक सेना को, एक कंबाइंड आर्मी को अंग्रेजों ने हराया था। और तभी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और उसी 1765 की इलाहाबाद की संधि में ही अंग्रेजों को पहली बार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। दीवानी अधिकार, ठीक। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765, याद रखना। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। किसके किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में। अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। चलिए, क्लाइव ने किसको पराजित किया था? सिराजुद्दौला को पराजित किया था। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से आया सेनापति कहा जाता है, माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से आया सेनापति था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल समुद्रगुप्त और नेपोलियन के तरीके से ही था। उसकी रणनीतियां इतनी अच्छी होती थी कि जल्दी युद्ध वो हारता नहीं था। तो जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के जो किले, जो अंग्रेजों का पहला किला फोर्ट विलियम जो बनाया जा रहा था कलकत्ता में, जब उसको बनाने से रोक दिया था और वहां पर जो भी लोग मौजूद थे अंग्रेज लोग, उनको सिराजुद्दौला ने मार दिया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसका बदला सिराजुद्दौला से लिया प्लासी के युद्ध में। चलिए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन ने ही भारत में संविधान सभा का निर्माण किया था, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। क्या नाम था? लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस, ठीक। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा? तो क्रिप्स मिशन, ये याद रखना, ये दोनों तरह से पूछा जाता है। निम्न में से किस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा? पोस्ट डेटेड चेक, तो क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक, याद रखना। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक। देखिए, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब यह है कि क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव लाए गए थे, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के समक्ष रखे गए थे, वो प्रस्ताव ठुकरा दिए गए थे। क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहा था। क्या दे रहा था? डोमिनियन स्टेटस दे रहा था, क्योंकि उनका मानना यह था कि आप अपने यहाँ, आप खुद को स्वतंत्र मानिए, लेकिन अपना संपूर्ण जो सर्वोच्च प्रभुत्वशाली शक्ति है वो अंग्रेज के राजा को ही, मतलब ब्रिटेन के राजा को ही माना जाएगा। तो इसीलिए इसको फेल कर दिया गया, इसमें समझौता नहीं हो पाया। फिर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनको सलाह दिया था कि जब ये आए 1915 में वापस, 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इन्होंने सत्याग्रह किया था, और सत्याग्रह सफल भी हुआ था। इनके 2 आश्रम दक्षिण अफ्रीका में भी बनाए हैं इन्होंने, ठीक। एक टॉलस्टॉय है आश्रम, एक आश्रम आप देख लीजिएगा। महात्मा गांधी जब यहाँ आए भारत में, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उनको सलाह दिया था कि 1 से 2 वर्ष तक आप भारत का भ्रमण करिए और पहले वास्तविक स्थिति को समझिए, और उसके बाद ही कोई सत्याग्रह लॉन्च करिए। तो इसीलिए इनको, गोपाल कृष्ण गोखले को, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ठीक। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तो याद रखिए, मुस्लिम महिला शासिकाएं बहुत कम हुई हैं, ठीक। लेकिन उत्तर भारत में देखा जाए तो प्रथम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका जो हुई वो रजिया सुल्तान हुई, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने एक दल बनाया था जिसको चालीसा दल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चालीसा दल। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, और इल्तुतमिश ने 2 मुद्राएं चलाई जो बहुत पूछा जाता है, टंका और जीतल, ठीक, याद रखना। इल्तुतमिश के पुत्र उतने ज्यादा योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था जीवित रहते हुए। लेकिन बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो चालीसा दल के जो अमीर लोग थे, अफगान लोग, उन लोगों ने रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। बाद में रजिया सुल्तान ने पब्लिक के सामने जाकर और फिर अपनी बातें रखी, और उनको शासन पर बैठने दिया गया, उनको शासन करने दिया गया। लेकिन ये शासन बहुत कम समय तक का था। बाद में फिर रजिया सुल्तान के ऊपर बहुत अलग अलग तरह के षड्यंत्र वगैरह रचकर
अमीरों ने फिर इनको मार दिया। चलिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, तो मैंने बताया था पत्तन नगर मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। और सिंधु सभ्यता का जो पत्तन है वो लोथल है। वो क्या है? लोथल। लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के तट पर है। याद रखना, लोथल से दो प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन है? लोथल। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि लोथल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर है कहां? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। और 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। किसने? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश ऑफिसर थे भारत में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था इनका पूरा। और 1885 में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक, चलिए, उस समय दादा भाई नौरोजी जैसे लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख राजनीतिक नेता माने जाते थे। दादा भाई नौरोजी से प्रश्न बन सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। ठीक, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? ड्रेन ऑफ वेल्थ, उन्होंने ही बताया संपत्ति का किस तरीके से ये लोग अंग्रेज भारत से संपत्ति ड्रेन कर रहे हैं, यहां से लेकर जा रहे हैं और ब्रिटेन को और ज्यादा अमीर बना रहे हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी। दादा भाई नौरोजी की ही सिफारिश पर कांग्रेस का नाम कांग्रेस पड़ा था, यह भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी कहते हैं इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885। कौन सा वर्ष है? 1885। ठीक, किसने की? ए ओ ह्यूम ने की। ठीक, चलिए, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? कहां दिया था? सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है ना, पाली भाषा में। चलिए, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो मैंने कहा था कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसके दो भाग हैं। जिसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, तो गद्य और पद्य दो अलग अलग भागों में इसकी रचना की गई है। याद रखना, यजुर्वेद दो भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, और यही ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो हमने बताया था हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, इस तरह याद कर लो, बहुत आसान है। ठीक, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की, क्या नाम बताया था? सी यू की। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, आज का आपका जो बीएचयू आप देखते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है। ठीक, तो इसकी स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हैं। और ऐसा माना जाता है, कई पुस्तकों में हमने देखा भी है कि मदन मोहन मालवीय ने जब इसकी स्थापना की थी उसी समय महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जनता को संबोधित किया था, क्योंकि उसके उद्घाटन में महात्मा गांधी को बुलाया गया था। ठीक, चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए अब यहां से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनेंगे, अगर यहां कंफ्यूज हुए आप तो फिर उत्तर गलत हो जाएगा। याद रखना, स्वतंत्र भारत का मतलब 1947 के बाद, 1947 से पहले लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था भारत को स्वतंत्र करने के लिए। और भारत ब्रिटिश सरकार से जो शक्ति है उसको भारत के संविधान में स्थानांतरित करने के लिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन के ही प्लान पर भारत स्वतंत्र हुआ था। इसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। तो जब तक भारत का संविधान बना तब तक भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। और अगर पूछा जाए कि भारत का एक प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना सी राजगोपालाचारी। अब लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय कैसे हो सकते हैं? स्वतंत्र भारत लिखा है, ध्यान से देखिए, स्वतंत्र भारत, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का पहला गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। मैंने आपको बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही भारत में सती प्रथा बंद की थी। सती प्रथा बंद की थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद। राम मोहन राय सती प्रथा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है उनको। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक। ठीक, समाज सुधारक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज। याद रखना, ब्रह्म समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। चलिए, इसमें एक भी गलती होनी नहीं चाहिए। याद रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, छोटी से बड़ी परीक्षाओं तक ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ठीक, चलिए, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है। मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ठीक, जिनको राय पिथौरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान को ही क्या कहते हैं? राय पिथौरा। चाहमान वंश के शासक थे। किसके? चाहमान वंश के शासक थे। और फिर 1192 में जयचंद के समर्थन के साथ मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और तभी से भारत में इस्लामिक डायनेस्टी, जो सबसे सबसे पहला मुस्लिम वंश यहीं से शुरू होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने भारत में अपॉइंट किया था उसके बिहाफ पर रूल करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की भारत में गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश की। चलिए, कालाशोक की राजधानी देखिए, कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र थी। ठीक, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ये देखिए, मैंने उस टाइम में आपको बताया था, गायत्री मंत्र बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। वही विश्वामित्र जो लेकर गए थे राम और लक्ष्मण को धनुष तोड़ने, है ना। चलिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, इंडिया हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की थी। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ठीक, तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को कहा गया था। भारत का नेपोलियन और कविराज। ठीक, अकबर के इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो अकबर के इतिहासकारों में बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, क्योंकि अकबर की जो नीतियां थी वो धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी, क्योंकि अकबर सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था, जैसा कि विभिन्न सूत्रों से पता चलता है। तीन इलाही नामक नए धर्म की स्थापना भी उसने की थी और उसके नवरत्नों में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों तक सभी को सम्मान दिया गया। उसके राज दरबार में भी सभी तरह के धर्मों को सम्मान दिया जाता था, है ना। तो इसीलिए अकबर के एक इतिहासकार थे उस समय के, जो जिनका नाम था बदायूनी। तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, क्योंकि वो कट्टर इस्लामिक नहीं था। चलिए, अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है और आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है। आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है। तो याद रखना, अकबर की आत्मकथा क्या है? अकबरनामा। जबकि अकबर खुद नहीं लिख सकता था, क्योंकि पूरे मुगल बादशाहों में एकमात्र अकबर ऐसा बादशाह था जो अनपढ़ था। क्या था? अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि 13 से 14 वर्ष की ही आयु में ही उसने शासन करना शुरू किया था। द्वितीय युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में, है ना। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। था। बैरम खां उस समय अकबर के सेना नायक थे। बैरम खां के नेतृत्व में वो युद्ध अकबर ने जीता था।
तो इसीलिए बचपन से ही वो पढ़ लिख नहीं पाया, शासन काल में ही लग गया। खैर, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद, अद्वैतवाद शंकराचार्य ने ही कौन सा वाद दिया है? अद्वैतवाद। उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। ठीक, आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। अगर अपने आप को, अगर परमात्मा से मिलना है तो अपनी आत्मा से ही झांक कर देखिए, है ना, मोक्ष प्राप्ति का साधन उन्होंने बताया शंकराचार्य। ठीक, चलिए, दार्शनिक आधार पर, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य शंकराचार्य हैं। 4 मठों की स्थापना किसने की? शंकराचार्य ने की। किसने की? शंकराचार्य ने की। चलिए, इसीलिए देखिए चारों मठों के जो मठाधीश हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है ना। अभी राम मंदिर वाले मामले में ये शंकराचार्य लोग बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक, चलिए, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? अभी मैंने बताया था, जौनपुर को। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर। स्थापना करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को जाता है। किसके नाम पर जौनपुर की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम और क्या था? जौना खां, जौना खां। और इसीलिए यहां पर जौनपुर, और जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं। यहां पर एक प्रसिद्ध साम्राज्य रहा जिसको शर्की वंश ने चलाया था, शर्की वंश ने। ठीक, चलिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। किसको? हर्षवर्धन को हराया था। ठीक, मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? अभी बताया मैंने, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और पृथ्वीराज चौहान क्या कहते थे? राय पिथौरा, राय पिथौरा। हालांकि इसका अगर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बनाना हो तो इस तरह से बनाया जाएगा, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब आप क्या लगाएंगे? पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय? तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। कौन है? तृतीय। याद रखिएगा, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं। ठीक, वो भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दोनों एक ही से लड़ा था युद्ध। ठीक, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, देखिए सिल्क रूट। सिल्क रूट एक तरह का ऐसा रूट माना जाता है, इसे विश्व में बहुत अलग अलग तरह के सिल्क रूट उस समय थे। सिल्क रूट से एक देश से या एक साम्राज्य से दूसरे विभिन्न दूर स्थित साम्राज्यों तक वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। ठीक, खासकर सिल्क का। किसका? सिल्क का। सिल्क मतलब रेशम का। तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। ठीक, गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। तो गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? देखिए, गुलरुखी सिकंदर लोदी का पेन नेम है। क्या है? पेन नेम। समझ में आया? चलिए, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र का असली नाम नहीं है, मुंशी प्रेमचंद्र उनका पेन नेम है। क्या है? पेन नेम। उनका असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम है? ये है ना, धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक, देख लीजिएगा, जो भी हो। हमको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होगी, इसमें थोड़ा इधर रिवाइज नहीं किया। चलिए, गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र, बहुत फेमस पुस्तक है पंचतंत्र। अब तक के सर्वाधिक भाषाओं में जिसका, कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका अब तक सर्वाधिक भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया है? कौन सी? पंचतंत्र। याद रखिएगा, कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र। और इसकी रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने की थी। देखिए, विष्णुगुप्त और विष्णु शर्मा, यहां कंफ्यूज ना होना। ठीक, विष्णुगुप्त किसका नाम है? कौटिल्य का नाम है। चाणक्य, चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त, है ना। उन्होंने क्या लिखा? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किस पर संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति में। राज्य के सप्तांग मतलब 7 अंग उन्होंने उसमें बताए हैं। ठीक, चलिए, हाँ, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा था। ठीक, आर्यभट्ट ने पंच सिद्धांतिका भी लिखी है। क्या लिखी है? पंच सिद्धांतिका और सूर्य सिद्धांत, ये दोनों आर्यभट्ट ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये सब पुस्तकें किसने लिखी? कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। ठीक, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? गुप्त काल को।
बता चुके, बार बार रिपीट होगा ये, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को की खुदाई से पता चला है कि एक नगर के ऊपर दूसरा नगर बसा हुआ है। ठीक, कई बार अक्सर यहाँ पर बाढ़ आती थी और इसके वजह से ये नगर पूरा ध्वस्त हो जाता था, फिर इसके ऊपर दूसरा नगर बसाया जाता था, इसीलिए इसको मृतकों का टीला माना गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कैसा? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी एक भाषा है, हमारे भारत में बोली जाती है ना? अक्सर आपने भी सुना होगा, नी नी करके बोलते हैं ना, जाओ नी, खाओ नी, पियो नी, है ना? चलिए, उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक चला है? तो उत्तर वैदिक काल, देखिए ऋग्वैदिक काल जब ऋग्वेद की रचना हुई और उस समय कबीलाई समाज था। ठीक, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये चारों वर्ण अपने कर्म के आधार पर थे। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, है ना? कि यहां पर जन्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था कि अगर एक ब्राह्मण का पुत्र अगर गलत काम कर रहा है, शूद्रों वाले उसके कार्य हैं, तो उसको शूद्र ही माना जाएगा, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। उत्तर वैदिक काल का समय विभिन्न तरह के बदलावों का समय था, जब छोटे छोटे ये कबीलाई जो समाज थे ये जनपद में कन्वर्ट हो रहे थे। किसमें? जनपद में कन्वर्ट हो रहे थे, और इसके बाद महाजनपद काल आता है। तो उत्तर वैदिक कालखंड जो है 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? तो उत्तर वैदिक काल चित्रित, धूसर, मृदभांड और लोहे का प्रयोग बढ़ गया था। लोहे का प्रयोग बढ़ गया था, इसीलिए युद्ध ज्यादा होने लगे। जब तक लोहे का प्रयोग कम होता था, जब तक लोहे से लोग परिचित नहीं थे, तब तक हिंसा बहुत कम थी। जैसे ही लोहे का प्रयोग बढ़ा, हिंसा भी समाज में बढ़ गई। ठीक, उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या है? तो उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत तो पहले तो बाद वाले 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ये उपनिषद भी बताते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उपनिषद और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, इनसे भी उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो 4 आश्रम मैंने आपको बताया था। 4 आश्रम जबालो उपनिषद किसमें गए हैं? जबालो उपनिषद में, है ना? तो 4 आश्रम। ठीक, गृहस्थ आश्रम, सॉरी सबसे पहला क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं, ठीक, जो हिंदू धर्म के हिसाब से हैं। ठीक, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की? तो मैंने बताया कौन सा? प्लासी का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना शुरू हुई थी। ठीक, चलिए, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो देखिए, शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी के समय में 2 तरह के टैक्स लिए जाते थे, कर लिए जाते थे। एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। एक चौथ और एक सरदेशमुखी। चौथ वाला जो है, चौथ, ये इनकी आय का प्रमुख साधन था, आय का प्रमुख साधन था। चलिए, चौथ एक टैक्स का नाम है, कर का नाम है। ठीक, चौथ ये कर लेते थे और इसके बदले में ये आश्वासन देते थे दूसरे राज्यों को कि हम उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ठीक, चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। उन्हीं की वजह से 2 राष्ट्र बन ही गया, है ना? भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना नाम पर एक प्रश्न मैं और बनाता हूं। चलिए, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वहां के राष्ट्रपति नहीं बने, मोहम्मद अली जिन्ना वहां के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखना, मुद्रास्फीति, महंगाई को अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति
कई प्रकार की होती है, जिसमें आप समझिएगा रेंगती हुई मुद्रास्फीति। कैसी? रेंगती हुई मुद्रास्फीति, फिर चलती हुई मुद्रास्फीति, फिर दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, फिर कूदती हुई मुद्रास्फीति और फिर अति मुद्रास्फीति। कैसी? अति मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। याद रखना, कीमतों में लगातार जो वृद्धि होती है उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, और अगर कीमत गिर जाए, है ना, तो अपस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्फीति। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए, ये दोनों ही चीजें मांग और जो भी सप्लाई हो रही है, डिमांड और सप्लाई, इस पर निर्भर करती हैं। डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई कम हो गई, ठीक, चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई तो दाम घट जाएंगे। ठीक, और इसका भारत की मौद्रिक नीति से भी बहुत ज्यादा संबंध है कि लोगों की क्षमता कितनी है चीजों को खरीदने की। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ठीक, जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे।